हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। बाइजेंटाइन कला का समय है। देखिए, बाइजेंटाइन कला बेंजेंटाइन आर्ट का टाइम है 330 से लेकर के 1453 1453। मतलब क्या हुआ, 330 मतलब चौथी से 1453 मतलब 15वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चौथी से 15वीं शताब्दी। बेंजेंटाइन कला का नाम बेंजेंटाइन नामक नगर के आधार पर हुआ था। 330 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन इस शासक ने बेंजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। राजा जस्टिनिया के समय में नहीं, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लियो तृतीय। लियो तृतीय के समय में चित्रकला और मूर्तिकला पे निषेध लगा दिया गया था और कहा गया था क्रॉस। उन्होंने कहा कि ईसा हमारे गॉड हैं, भगवान, उनके स्कल्प्टर को ना बनाकर आप एक क्रॉस से उन्हें डिपिक्ट करें। आकृति विरोधी युग इस टाइम को कहा गया था। 100 वर्षों तक रहा था आकृति विरोधी निषेध। यहाँ पर चित्रकला का निषेध, मूर्तिकला का निषेध करके आकृति को ही सिम्बलाइज किया गया था लियो तृतीय के समय में। बेंजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? बेंजेंटाइन कला धार्मिक स्थलों के कारण विकसित हुई थी, धार्मिक स्थलों के आश्रय में। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। किस टाइम में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया? बेंजेंटाइन कला में लियो तृतीय के समय में। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग, फर्स्ट गोल्डन एज किस राजा के समय में था? राजा जस्टिनिया के टाइम में। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग राजा जस्टिनिया के शासनकाल में था। राजा जस्टिनिया के शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट दर्ज के बड़े आकार के व चमकीले पंचकारी मतलब मणिकुट्टम चित्र बनाए गए थे। राजा जस्टिनिया के समय विशुद्ध अलंकारिक कार्य अधिक प्रचलित थे। आकृति मूलक विषयों के अतिरिक्त पशु पक्षी, ज्यामितीय अभिप्राय, संभवतः फारस आदि के आयतीय टेक्सटाइल डिजाइनों की अनुकृतियां भी बनाई गई थीं। कहीं कहीं पर कुफी लिपि उसका अर्थ समझे बिना ही अलंकारिक किया गया है। और जो ये कुफी लिपि बनाई गई है वो अलंकारिक शिलाओं मतलब स्टोन्स पर, बड़े बड़े ह्यूज स्टोन्स पर हाशियों में बनाए गए हैं। इस तरह की जो शिलाएं मतलब बनाई गई हैं, मणिकुट्टम श्रृंखलाएं एथेंस के चर्च की दीवारों पर बने हैं, जिसे लिटिल मेट्रोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस कहा जाता है। बेंजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पर पाया जाता है? सन बिताले गिरजाघर में। रेवन्ना के सन बिताले गिरजाघर में सम्राट जस्टिनियन व सामागी थियोडोरा के परिचारकों सहित बने पंचकारी मोज़ैक चित्र इसके विश्व प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ठीक, रेवन्ना के गिरजाघर में इस कला की चरम उन्नति रेवन्ना सान वितालय नामक अष्टभुजी बेंजेंटाइन भवन में दिखाई देता है। बेंजेंटाइन कला की विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेंजेंटाइन कला की? मोज़ैक भित्ति चित्र। प्रथम चरण की बेंजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती थी, कॉन्स्टेंटिनोपल में। प्रथम चरण में जो बेंजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती थी। बेंजेंटाइन नामक नगर को ही सम्राट कंस्टेंटाइन ने जीतकर इसका नाम कंस्टेंटिनोपल
कुछ तून-तूनियाँ रख दिया। प्रथम चरण की बेंजाइटिन कला में रोम, रेवेन्ना तथा सैलोनिका प्रमुख थे। सैन विताले का गिरजाघर कहाँ है? सैन विताले गिरजाघर मास्को, रूस में है। बेंजाइटिन कला की श्रेष्ठ दूसरी इमारत है हागिया सोफिया गिरजाघर। बेंजाइटिन कला में पीला रंग प्रतीक है। पीला रंग दर्शन के रंगों के प्रतीकात्मक प्रयोग पर पूरा जोर दिया गया है। सफेद रंग शांति और स्वास्तिक का प्रतीक है। लाल रंग शौर्य वीरता का प्रतीक है। काला रंग बुराइयों का प्रतीक है, मानसिक वित्तियों का। ठीक, इसी तरह प्राचीन ईसाई एवं मध्यकालीन बेंजाइटिन ईसाई कला में पीला रंग स्वर्ग का प्रतीक है। बेंजाइटिन कला में अंगूर के बेल का मतलब था पुनर्जीवन। पुनर्जीवन, अंगूर के बेल जो बनाए जाते थे उसका मीनिंग होता था पुनर्जीवन। और मछली किसकी थी? मछली थी पवित्रता की। मछली पवित्रता का सिंबल्स था। अतः प्रतीकों और चिन्हों को कला की भाषा में विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन युगों में जोर दिया गया है। इधर हाल में मॉडर्न आर्ट में भी यदा कदा इस प्रकार के प्रतीकों का पुनरावृत्ति शुरू हो गया था। बेंजाइटिन कला में छतों और दीवारों को किस विधि में अलंकृत किया गया? मोज़ैक, मणिकुट्टिम में। ठीक, देखिए बेंजाइटिन कलाकारों ने रेवेन्ना के सैंट विताले के महामंदिर में पंचकारी के साथ साथ ही दीवार में स्थान स्थान पर रंगीन कांच की खिड़कियां, मेहराब, गुंबद, अर्धवृत्ताकार गर्भगृह आदि के साथ साथ छतों और दीवारों को विभिन्न प्रकार के मणिकुट्टिम चित्रों, मोज़ैक पेंटिंग के द्वारा अलंकृत किए। तो किस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी? तो देखिए गोल मेहराब होते थे, गोल ड्रॉ कर देती हूँ, मेहराब गोल बनाए जाते थे। ठीक, और इस तरह से बिल्डिंग्स कुछ बनती थी। मेहराब इसे बोलते हैं, मेहराब बनाए जाते थे और खिड़की दरवाज़ों में भी अलंकृत किया जाता था ग्लास वगैरह लगाकर। और यहाँ बोल रहे हैं अर्धवृत्ताकार गर्भगृह। तो ये जो गर्भगृह होती थी वो कैसी होती थी? अर्धवृत्ताकार, इस तरह की, जिस तरह से हमारा स्तूपा होता है। तो कुछ इस तरह के इनके डायग्राम्स होते थे। देखिएगा, पिक्चर ज़रूर देख लीजिएगा अगर जीआरएफ का एग्ज़ाम दे, आप जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले? रोम शैली में बने पोम्पोई में। देखिए मणिकुट्टम विधि में पुराने उदाहरण रोम शैली में बने पोम्पोई से छोटे छोटे आलों में मिले थे। तो आला बेसिकली इसको बोलते हैं। ताक, जो घर पे पुराने ज़माने में ताक वगैरह नहीं होते थे, आजकल के घरों में तो नहीं होते हैं लेकिन पहले ज़माने में होते थे। खैर मेरे घर में भी अभी भी है। तो इस तरह की जो आले होते थे, पोम्पोई में छोटे छोटे आलों का निर्माण किया जाता था रोम में। उसमें मणिकुट्टम मोज़ैक्स का काम होता था। मणिकुट्टम पद्धति में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किसका यूज़ किए गए हैं? तो संगमरमर। मणिकुट्टम बेसिकली जो मोज़ैक है, मोज़ैक के चित्रों का आरंभिक ईसाई उदाहरण मकदूनिया के चर्च ऑफ द हॉली एपोस्टल्स में अंकित ईसा के जन्म के अतिरिक्त बहुत सारे वो पिक्चर्स डिपिक्ट किए गए हैं अलग अलग स्थानों पर। बेंजाइटिन कला में छतों और दीवारों पर किस विधि द्वारा अलंकृत किया गया है? तो इसका जो विधि था वो मोज़ैक पेंटिंग था, मणिकुट्टिम। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? आंसर कीजिए आप लोग। मणिकुट्टिम बेंजाइटिन शैली की देन है। मणिकुट्टिम पद्धति में किस वास्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टिम में संगमरमर का यूज़ करते हैं। कि रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी, देखिए यहाँ पे रंगीन टुकड़ा मतलब कलरफुल स्टेन ग्लास के बारे में बात हो रही है। अगर सिर्फ कांच के टुकड़ों लिखा होता है, इसे माइनस करके कांच के टुकड़ों होता तो बेंजाइटिन कला सही हो जाता। जस्ट बिकॉज बेंजाइटिन कला में चौकोर टुकड़े का आरंभ श्वेत पृष्ठभूमि पर किया गया था।
फिर नीली और सुनहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाने लगा था ग्लास वगैरह। लेकिन यहाँ पे रंगीन कांच के रंगीन टुकड़ों की बात हो रही है, तो रंगीन टुकड़े गॉथिक कला करेक्ट हो जाएगा। गॉथिक कला इसलिए हमने करेक्ट कराया है क्योंकि बेंजेंटाइन कला नहीं होगा यहाँ पर। इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, नुकीले मेहराब वगैरह बनते थे, और ये जो इस तरह से छोटी छोटी विंडोज़ यहाँ होती थी, इसमें स्टेन ग्लास रंगीन कांच के टुकड़ों का यूज़ होता था, रंगीन कांच की खिड़कियों का। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस शैली में हुआ था? ईसाई कला में। संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है मास्टर ऑफ ताहूत। तो इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। रोमनस्क कला का 1000 से लेकर के 1350 तक का इसका टाइम है, और ये इसका प्रमुख केंद्र था फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा है फ्रांस रहा है। फ्रांस रोमनस्क कला के लिए। रोमनस्क कला में गोल मेहराब बनाए जाते थे, गुंबद मेहराब गोल बनाए जाते थे, और इसकी छत जो होती थी वो सुरंगनुमा बनाई जाती थी। मेहराब जो होता था ये इस तरह का वो विजय का प्रतीक मानते थे। और स्तंभ, मौर्य डायनेस्टी में स्तंभ आपने देखा है काफ़ी अलंकृत बनाए गए हैं, तो यहाँ पर रोमनस्क में भी काफ़ी अलंकृत स्तंभ बनाए गए थे। मूर्तिकला को सज्जामूलक डेकोरेटिव बनाया जाता था। और रैपिड फ्रेस्को के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है रोमनस्क। रोमनस्क किस लिए फेमस है? रैपिड फ्रेस्को के लिए। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये फ्रेस्को, रैपिड फ्रेस्को होता क्या है? तो देखिए फ्रेस्को के 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं, फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे क्लास में डिस्कस किया है, यहाँ पे भी एक बार और बता देती हूँ। सेक्को मीन्स सूखी भित्ति पे बनाई जाती है, मतलब लेयर बाय लेयर काम कर लेते हैं, भित्ति सूख जाती है फिर काम करते हैं। लेकिन जो ब्यूनो होता है वो ऑन द स्पॉट लेयर बाय लेयर कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को। तो रैपिड फ्रेस्को भी फ्रेस्को ब्यूनो को ही बोलते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो को रोमनस्क में रैपिड फ्रेस्को कहा जाता था। फाइनली रोमनस्क कला कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा देख लेते हैं मास्टर ऑफ ताहूत के बारे में। स्पेन में बेंजेंटाइन परंपरा में कार्य करने वाले कैटालोनिया के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे। कैटालोनिया के कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे? 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसमें से मास्टर ऑफ ताहूत थे एक, और दूसरे थे मास्टर ऑफ मेडेरेली तथा तीसरे थे मास्टर ऑफ पेड्रेट। इनमें से मास्टर ऑफ ताहूत को संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला का प्रमुख चित्रकारों में से एक माना जाता है। आकृतियों की स्पष्ट रेखांकन एवं व्यंजनता क्षमता इसकी प्रधान विशेषता है। मास्टर ऑफ पेड्रेट की रेखांकन योजनाबद्ध है। उसने प्रायः सुंदूरी, कृमि दाना, भूरे, हरे तथा पीले रंगों के भड़कीले आकृतियों को बनाए थे। गॉथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है। गॉथिक कला का प्रधान केंद्र था इटली। अब थोड़ा मैं गॉथिक कला के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, गॉथिक कला का टाइम ड्यूरेशन है 12 to 15, 12 से 15वीं शताब्दी तक, और 13वीं को चरम गॉथिक काल माना गया है। और जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 1150 से लेकर के 1450 तक। तो 1150 से 1450 मतलब 12वीं से 15वीं शताब्दी, और 13वीं को चरम माना गया, चरम गॉथिक काल। ठीक, देखिए गॉथिक कला का सर्वप्रथम गॉथिक शब्द, ये जो गॉथिक वर्ड है, सर्वप्रथम इसका यूज किसने किया है? जॉर्जियो वसारी ने। जॉर्जियो वसारी ने सर्वप्रथम कौन सा यूज किया है? गॉथिक शब्द। गॉथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं शताब्दी में जॉर्जियो वसारी ने किया। इस समय राज्यों को गिरजाघरों के प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। गॉथिक कला मुख्यतः वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इमारत जैसे संत डेनिस का गिरजाघर, मेहराब नुकीले बनाए जाते थे। देखिए इस तरह से बनती थी, मेहराब नुकीले बनाए जाते थे और इस तरह, और स्टेन ग्लास का यूज़ करते थे। यहाँ पर ये जो एरिया होता है विंडोज़, छोटे छोटे विंडोज़ में स्टेन ग्लास अप्लाई करते थे। फ्लाइंग बटरेस का सर्वप्रथम प्रयोग कैथेड्रल में हुआ है
चार्टेड कैथेड्रल में, कहाँ पर, गॉथिक कला में। गॉथिक कला की प्रमुख विशेषता थी स्टेन ग्लास, जो खिड़कियों में शीशा चित्रण हुआ था, उसे इंग्लिश में स्टेन ग्लास पेंटिंग कहते हैं। कांच की जो खिड़कियों में कलर्स यूज किए जाते थे वो ऑक्साइड कलर का यूज किया जाता था। दांते कवि ने शीशा चित्रण को जमा हुआ संगीत मतलब फ्रोजन म्यूजिक कहे थे। इन्होंने स्टेन ग्लास को फ्रोजन म्यूजिक कहा। फ्रांस की गॉथिक कला, देखिए गॉथिक कला कहाँ कहाँ पर फ्लुएंस्ड हुई है, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जिसमें से पहले मैं फ्रांस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए फ्रांस की गॉथिक कला, गिरजाघर सन डेनिस, सेकंड गिरजाघर है चार्टेड नोत्रे-दाम, थर्ड है राइम्स और अमिन्य, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में बहुत आने के चांसेस है वो है सन डेविस, और सेकंड है सर्वश्रेष्ठ है चार्ट्रेस नोत्रे-दाम जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ फ्रांस के कलाकार हैं जेराल्ड डेविस, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जाम फूके। लिम्बर्ग चित्रकार ने वर्ष के 12 महीनों का अंकन किया। भारत में बसंत विलास कहा जाता है, तो उसी तरह बसंत विलास का पेंटिंग लिम्बर्ग कलाकार ने बनाए थे, 12 महीनों का अंकन किए थे। बसंत विलास कालिदास की है। चलिए सेकंड कलाकार हैं पॉल द लिम्बर्ग ने सर्वप्रथम सूर्य को आकाश में सही स्थान पर चित्रित किया। जाम फूके प्रथम महान फ्रांसीसी कलाकार थे। फिर है मास्टर ऑफ द मॉलिन्स ने इंद्रधनुष रंगों में वर्जिन, ग्लोरी तथा नेटिविटी का चित्रण किए, मतलब इन्होंने रेनबो कलर्स में पेंटिंग्स बनाए थे मास्टर ऑफ मोलिन्स ने। किंग रेने ने जली हुई झाड़ी के मध्य कुमारी तथा शिशु का चित्रण किए। हमने फ्रांस के बारे में डिस्क्राइब कर लिया। अब सेकंड, गॉथिक कला इंग्लैंड में भी चली थी, और देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम जल रंगों का प्रयोग किया गया था। वाटर कलर पॉल सैंडबाय फाउंडर कहे जाते हैं। चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब इंग्लैंड में देखिए दो फेमस आर्टिस्ट हैं, एक है निपोल पिसानो है, सेकंड आर्टिस्ट है निकोल फ्रांसिस। ये दोनों फेमस कलाकार हैं इंग्लैंड के। अभी हमने जो बताया था पॉल द लिम्बर्ग, जाम फूके, मास्टर ऑफ मोलिन्स, ग्लोरी और ये किंग रेने, ये लोग जो थे ये फ्रांस के कलाकार थे, लेकिन जो ये सेकंड आर्टिस्ट हैं नेपिल पिसानो और निकोल फ्रांसिस, ये दोनों कलाकार इंग्लैंड के हैं। अब थर्ड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इटली के। इटली में सबसे ज़्यादा फेमस रहा है गॉथिक कला। इटली के कलाकार हैं सिमाबुए या चिमाबुए कहीं पर लिखकर आता है, और दूसरे हैं जियोत्तो बहुत फेमस रहे हैं। तीसरे हैं दूशियो, और चौथे हैं सिमोन मार्टिनो, और पांचवे हैं आंद्रिया आर्केना। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी जियोत्तो के बारे में। जियोत्तो को पुनर्जागरण कला का पिता कहा जाता है, और दूशियो को सियेना के कला का पिता दूशियो को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी नोट्स हैं, मतलब वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड, वो मैं चैप्टर वाइज क्लियर कराऊंगी। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। गॉथिक कला का प्रधान केंद्र रहा है, गॉथिक कला का प्रधान केंद्र इटली रहा है। देखिए गॉथिक कला इंग्लैंड में भी चला, फ्रांस में भी चला, इटली में भी चला, लेकिन प्रधान केंद्र इटली था। जस्ट बिकॉज सिमाबुए, जियोत्तो, दीशियो, सिमोन मार्टिनो और आंद्रिया आर्केना की वजह से ये सबसे प्रधान ऊंचा रहा। यहाँ पे आधुनिक कला का पिता जियोत्तो को कहा जाता है। जियोत्तो आधुनिक कला के पिता भी रहे हैं, और जियोत्तो पुनर्जागरण कला के पिता भी कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? प्रारंभिक ईसाई कला का जो प्रारंभ हुआ है वो इटली में हुआ है। देखिए मिडल एज चला था, जो प्री हिस्टोरिक टाइम, फिर मिडल एज आ गया था। मिडल एज को 4 पार्ट्स में, सपोज ये मिडल एज है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले प्रारंभिक ईसाई कला जिसे बोलते हैं अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट, ये है अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट मतलब प्रारंभिक ईसाई कला। सेकंड है बेंजेंटाइन। थर्ड है आपका रोमन
रोमन और चौथा है रोमनस्क और चौथा है गॉथिक। रोमन तो पहले ही जा चुका है, यहाँ पे रोमनस्क आ गया मिडाइवल एज में। रोमनस्क के बाद गॉथिक है। तो हम यहाँ पूछ रहा है कि प्रारंभिक ईसाई कला, तो हम लोग पहले प्रारंभिक ईसाई कला के बारे में देख लेते हैं। तो प्रारंभिक ईसाई कला में जो पेंटिंग्स वगैरह बनती थी वो कैटाकॉम्ब, भित्ति चित्र पे बनाई जाती थी, कैटाकॉम्ब पर। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था? इटली में। प्रारंभ इटली में हुआ था, इटली रोम में। ठीक है, रोम में स्थित समाधियों पर भित्ति चित्र, कैटाकॉम्ब पर चित्रण बनाया जाता था। मोज़ैक कला संबंधित है। मोज़ैक कला मणिकुट्टम बिजेंटाइन कला से संबंधित है। बिजेंटाइन कला लगभग पूरी तरह से कलात्मक, शब्दों में सावधानी से नियंत्रित चर्च धर्मशास्त्र की अवय व्यक्तित्व अनुवाद के साथ और अधिक विशेष रूप से धार्मिक अभिव्यक्ति से संबंधित है।